करूँ? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारे बीच जो व्यक्तित्व हैं वे केवल एक नाम नहीं बल्कि एक उदाहरण है। वह एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, एक आध्यात्म और शास्त्र के ज्ञाता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम श्री स्वामी राज शर्मा जी। थैंक यू सर, आपका बहुत ही आभार है कि आपने अपना कीमती समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप अपने बचपन के बारे में आप हमें बताइए कि आपका कैसे लाइफ किस तरीके से गुजरी है शुरू से अभी तक। थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे। देखिए, हमारा बचपन बहुत सादा हिसाब से गुजरा है। बहुत सादा ज़माना था, सादा खाना था, सादी खुराक थी, सादा रहन सहन था। जो आजकल है, जितनी व्यवस्थाएं आज हैं उतना तब नहीं था, लेकिन हमें उसमें भी बहुत सुकून मिलता था। उसमें भी बहुत चैन सुख शांति अनुभव होती थी। अभी चलो ठीक, अभी हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा कि आप हम लोग यहाँ पे डालीगढ़ में रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आपने डालीगढ़ के बारे में पूरी जो हिस्ट्री है वो मालूम नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको डालीगढ़ के बारे में थोड़ा सा पता चले कि यहाँ हम लोग यहाँ पर कैसे आए हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उसके बारे में अगर आप बता पाएँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये डालीगढ़ नहीं है बल्कि कालीगढ़। यहाँ काली माता का स्थान था, अब भी ये सरथल माता की जो दिव्य मूर्ति है वो यहाँ से ही सरथल में गई है। इसका इतिहास मैंने खुद पढ़ा है। यहाँ अभी भी हमें लगता है कि कहीं और मूर्ति है। दो मूर्तियाँ यहाँ अभी जमीन के अंदर है, लेकिन जिसका हमें पता नहीं लग सकता है। शायद वक़्त आने पर वो भी निकल आएंगी। तो आज में रहा सवाल ये कि जो आपने कहा कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, जैसे आप इन शॉर्ट ही बताऊंगा। हम कश्मीर से चलकर हमारे बुजुर्ग पहाड़ों से होते हुए कुछ बीच में भटक भी गए, कहाँ कहाँ गए वो नहीं पता, लेकिन हमारी पीढ़ी जो है वो पार्डर आकर बसी। पार्डर कुछ समय उन्होंने काटा, वहाँ भी उनको सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला। तो वहाँ से पहाड़ों से होते हुए यहाँ पीछे एक जगह है जिसका नाम आज भी पार्डर कुदी है। इसी उनके ही नाम से इसकी यहाँ पार्डर कुदी कहते हैं। कुछ समय यहाँ गुजारा, फिर भी यहाँ वो उनको चैन नहीं आया। फिर यहाँ से होते हुए फिर पैदल, जो आज पैदल कहा जाता है, वो तब पैदल नहीं था, एक वीरान जगह थी, प्लेन थी। वहाँ गए तो उन्होंने सोचा यहाँ हमारा गुजर बसर अच्छी तरह हो सकता है। उन्होंने ज़मीन खोदी, ज़मीन बनाई, वहीं बसर जिंदगी गुजारने लगे। वहाँ से उनकी नज़र पड़ी इस जगह पर जिसको हम आज डालीगढ़ कहते हैं। तो यहाँ सोचा उन्होंने, यहाँ हम घाट भी बना सकते हैं, तो अपना खर्चा पानी जो कुछ हमारा अनाज होगा उसकी को यहीं पीसेंगे, फिर यहाँ आकर बसेंगे। बड़े मेहनती थे वो लोग। तो उनके नाम क्या थे? सबसे बड़ा जो था उसका नाम था धर्मू, दूसरे का नाम था कुचरू, तीसरे का नाम था पृथ्वी। ये मैंने कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा, अपने बुजुर्गों से सुना। मुझे ये बचपन से ये पूछने का शौक था, रिसर्च माइंड था मेरा। मैंने पिताजी से सुना, पिताजी भी अच्छे ज्ञाता थे, तो उन्होंने मुझे बताया। तो तब ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात हम अपने घर ही पूरी हो जाती थी। सीधा सादा खाना होता था, या आज की तरह लिप्टन चाय नहीं होती थी, काफ़ी नहीं होती थी।
देसी चाय भी बहुत कम ही होती थी, दाल रोटी सब्जी वगैरह बस यही खाते थे। नमक लाने के लिए उनको जाना पड़ता था बहुत, बटो से नीचे उधमपुर, जहाँ 2 पैसे भी सस्ता मिले वहीं जाना। ये नहीं सोचते थे वो कि हमें थकावट होगी या कुछ भी होगा। अगर रेट पर नहीं बनता था मैं बटोर में तो फिर उधमपुर चले जाते। मैंने यहाँ तक सुना है कि उधमपुर आखिरी हद थी उनकी। तो ये 2 भाई धर्मों जो था तो वो ज़रा कंस्ट्रक्टिव माइंड था उसका, वो सबसे बड़ा भी था। वो 2 भाई उसके छोटे थे, उनको ही भेजता था जगह जगह। उन 2 भाइयों को उसने भेजा। तो यहाँ से ठाकरी से जब गुजरे तो ये जो आज जो सड़क है ये सड़क तब नहीं थी, ऊपर नीचे से बटानू के रास्ते जाते थे, आगे आज वो ड्रैगन शेगों आता था, उस रास्ते से चलते थे। तो जब इधर से निकले तो उन्होंने देखा वो बटानू में भी अच्छी जगह है। वो पार वहाँ से आगे गुजरे तो जहाँ बाबा बुद्धिदास का मंदिर है वहाँ से आगे देखा तो यहाँ भी ज़मीन प्लेन है। उन दोनों भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम एक उधर बटानू में बस जाए, एक इधर बस जाए। एक बच गया प्रदरू के, पता नहीं अब वो याद नहीं मुझे सही से। उन 2 में से एक बटानू बस गया और एक ड्रैगन बस गया, जंगलवाल। ये भी मुझे पूरी तरह पता नहीं कि वो वापस आए थे, नमक पहुंचाया था इधर तो नहीं पहुंचाया था, या यहीं से बाद में शिफ्ट हुए। लेकिन एक भाई उनमें से ड्रैगन बसा और एक बसा बटानू में। ये हमारा जो आपने अभी पहले पूछा था कुल देवता के बारे में, तो कुल देवता हमारा एक ही है। इसीलिए वो लोग बटानू से चलकर इसी कुल देवता की मान्यता मानते हैं। ये हमारे कुल देवता हर्षम नाग देवता जी हाँ, जो हमारे ये कुल देवता हैं। ये कुछ लोग ये रुक गई वीडियो, स्टॉप हो गई थी, अभी स्टॉप हो गई चैनल से। ने बताया कि अपने जो 3 भाई थे, हमारा तो फिर एक ही कुल देवता होगा। तो जैसे हमारा कुल देवता जो है, हमारे कुल देवता जो है वो यहाँ पे जिनको हम हर्षम नाग देवता बोलते हैं, तो उनके बारे में आप बताएंगे कुछ? क्या वे लोग वहाँ से आते हैं? एक्चुअली मैंने अपने पूर्वजों से सुना है, पूर्वजों से नहीं बल्कि अपने पिताजी से सुना है कि इसका नाम हर्षल नाग है। हर्षल? हर्षल, जब हम कैलाश यात्रा पे जाते हैं ना मनी महज, जी। तो आगे एक जगह बरमोर से आगे एक जगह हर्षल एक जगह आती है, आज भी वो हर्षल ही है। वहाँ से उसकी पिंडी यहाँ आई, उसका कोई चिन्ह आया है यहाँ बस। तो भाई कितनी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब मेरी उम्र भी 45 साल है, लेकिन मुझे भी एक्चुअल में असल नाम जो है अपने कुल देवता का पता नहीं था। तो एक्चुअल में हमें ये बताना है कि हर्षल नाग देवता है हमारे। तो क्या वो जो अपने जो 2 भाई थे, हम जो बाहर चले गए थे, क्या वे भी यहाँ पे आते हैं अपने कुल देवता के दर्शन आज के भी लिए? आते हैं, उनके वंशज जितने भी हैं सब आते हैं। इसको ही मान्यता देते हैं, उस अपना कुल देवता मानते हैं वो। तो अभी हम टॉपिक थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट में। जैसे आप एक शिक्षक भी रहे हैं, आप सेवानिवृत्त हुए हैं, अभी आप लगभग 80 साल आपकी उम्र है। आपने अपनी बहुत सारी सर्विसेज जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में दी हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं, अपने जो आपका जो करियर रहा एज ए टीचर, जो करियर रहा उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मेरी सर्विस लाइफ जो है बहुत क्रूशल लाइफ। जब पहली अपॉइंटमेंट मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी तो वो हुई थी ब्राह्मण में। मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ जाऊँगा। कुछ बातें थी, पिताजी को अच्छे अच्छे ऑफिसरों से वाकिफ़ थी। यहाँ जो हमारा एमएलए था उस वक़्त इशरत काश्मीरी था, वो पिताजी का क्लास फेलो रहा था।
तो उसने चिट्ठी दी थी वहाँ के जडियो के लिए मुझे कि आप जाओ, आपको कोई अड़चन नहीं आएगी कहीं भी। तो वहाँ के जो एजुकेशन ऑफिसर थे तो उसने मुझे अपने बच्चे की तरह डील किया और अच्छी जगह उसने मेरी अपॉइंटमेंट की वहाँ। तो पहली अपॉइंटमेंट कहाँ हुई थी आपकी? मेरी पहली अपॉइंटमेंट प्राइमरी स्कूल डुक्सन में हुई, चंद्रकोट के सामने पार। आज भी वहाँ वो जगह देखने को मिलती है। वहाँ मेरा लगाया हुआ एक पेड़ है, चिनार का वृक्ष, आज भी स्कूल के सामने मौजूद है। आज बहुत बड़ा पेड़ बना है, वो उसको देख कर मैं उन दिनों को याद करता हूँ। ये अपना जो आप थोड़े से भावुक भी हो गए पुरानी चीज़ें याद करने पर, तो वहाँ आपको पैदल जाना पड़ता था रोड से कि आप? बिल्कुल पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, कितना पैदल था तब? वहाँ डुक्सन तो कोई 6-7 मील ही था। फिर वहाँ भी वहाँ से भी मेरी ट्रांसफ़र कर दी, जबकि मैं समर वेकेशन वक्त अवेल करने के लिए, वो समर जोन में पड़ता है डुक्सन। तो मैं अब तैयार था 2 दिन स्कूल अभी चलाना, तो उसके बाद मैंने स्कूल बंद के घर आ जाना, बंद करके घर आ जाना था। तो मुझे जडियो साहब ने इस बनहाल बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे स्वामी राज जी, क्या आप खुश हैं अगर आपको मिडिल स्कूल धनराज भेज दिया जाए? वहाँ के पब्लिक ने यहाँ एक एप्लीकेशन दी है कि हमें हिंदी टीचर चाहिए, और उन्होंने नॉमिनेट करके आपको बुलाया है, तो आपको भेज दें। मैंने कहा, सर मैं तो 2 महीने की छुट्टी अवेल करने के लिए जा रहा था, तो अब आप मुझे ट्रांसफ़र करोगे? 4-6 महीने तो मुझे पहले हो गए यहाँ आए हुए, तो मैं अभी तक घर गया ही नहीं हूँ। उनको यकीन नहीं आया, उनको पता था शायद ये भी एबसेंटे मारता होगा। मैंने कसम करके कहा कि मैं आज तक घर नहीं गया। तो उन्होंने कहा, अभी मैं भेजूँगा तुझे, कोई परवाह नहीं है, मैं आपको अभी भेज दूँगा, आप जाओ 1 महीना काट कर आओ, उसके बाद 1-2 महीना लगाओ, फिर 1 महीना और दे दूँगा मैं, मगर आप जाओ उधर। वो लोग बड़े प्यार से, क्योंकि उनके रामबन जाने का रास्ता उधर से ही गुजरता था, वो मुझे वहाँ देखते थे। तो अभी जैसे आप शास्त्रों के भी जाता है, आप शास्त्र भी पढ़े हैं, आप आध्यात्म से भी जुड़े हैं, माता रानी के भी आप भक्त हैं, और आपको ये आप एक शिक्षक हैं, आप अपना एजुकेशन में आप बच्चों को पढ़ाते थे, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप अपने मतलब शास्त्रों की तरफ भी आपको जाना चाहिए, वहाँ भी स्टडी करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में भी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे किसी गुरु ने नहीं दी, कोई गुरु नहीं मिला मुझे। प्रेरणा अगर जो कुछ भी मिली तो पिताजी से। तो अपने जो आपके पिताजी थे वो भी शास्त्रों के ज्ञाता थे, काफ़ी अच्छे, ऐसा हमें सुनने को भी मिला है। देखिए, वो छुपे रुस्तम थे। जहाँ तक जिस स्थान तक वो पहुँचे थे, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। अपने मरने से 2-3 दिन पहले उन्होंने बताया मैं क्या हूँ, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी। तो उन्होंने अच्छे विद्वानों के साथ संगति की थी। उनका गुरु भी एक बहुत बड़ा विद्वान था, एक सन्यासी था। उन्होंने उनको शिक्षा दी थी। उनको ही पिताजी ने गुरु धारण किया था। उनसे 1-2 हवन भी कराए हैं पिताजी ने। तो पिताजी मुझे कहते थे, तो जो ये पाठ पूजा जो भी करता है तो गायत्री जाप मैं लिख कर दूँगा, वो करो। मैं ज़्यादा माता चंडी की उपासना करने का भी इच्छुक था, तो मैं वही उपासना करने लगा। पिताजी ने बहुत डांटा मुझे, भाई ये जो पाठ तू कर रहा है ये तेरे लिए ठीक नहीं, तुझे लेने के देने पड़ेंगे। छोड़ दिया मैंने। मैं कुछ देर तक वही गायत्री जाप ही करता, वो भी जानता था, वही करने लगा। फिर मुझे जैसे कोई मुझे प्रेरणा देने लगा कि तू यही चंडी का जाप कर। मजबूर हो गया मैं। तो अभी आप मतलब आप हमारे व्यूअर्स को आध्यात्म से शास्त्र से जुड़ने के लिए का क्या महत्व है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आप हमारे व्यूअर्स को
कुछ बताएंगे क्यों ज़रूरी है शास्त्रों का पढ़ना, आध्यात्म का पढ़ना? देखिए, जिसको आपने शास्त्र का ज्ञान न हो, जिसको अपने धर्म का पता न हो, उसका जीवन अधूरा होता है। वो मनुष्य के रूप में मृग माना जाएगा। थोड़ा बहुत हर इंसान को अपने धर्म और अपने संस्कारों से परिचित होना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके बारे में हमने सुनी है। हमने सुना है कि आपने जॉब लगने तक आपने कारपेंटर का काम किया है, आपने मैसन का काम किया है, और आप एक अपने टाइम पे आप कुश्ती भी आपने की हुई है। तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे थोड़ा? कुश्ती मैंने जानबूझकर, कोई शौक नहीं था मुझे कुश्ती लड़ने का। मुझे स्कूल में अपने एक उस्ताद ने, जिनका नाम था हंसराज परिहार, मैं यही सी बड़े पुराने मकान के ऊपर छत से नीचे गिरा था। छाती के बल नीचे पर मेरी चेस्ट जख्मी हो गई, फेफड़े लंग्स मेरे जख्मी हो गए थे। तो बहुत देर तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। उस वक्त इतने डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ मालशें और लीप शीप करके ही मैं स्वस्थ हुआ। लेकिन मैं बहुत कमज़ोर था, मैं चल नहीं पाता था, सांस चढ़ती थी। जब मैं यहाँ से प्राइमरी पास करके हाई स्कूल में गया, तो तब हाई स्कूल नहीं ना, तब मिडिल स्कूल था। तो वहाँ मास्टर जी हमें जब वो ड्रिल करा रहे थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे देख लिया, उसको कोई समस्या है। कहते भाई तू क्यों नहीं ड्रिल कर सकता? कि मैंने कहा सर मैं गिरा हूँ ऊंचाई से, मेरी चेस्ट जख्मी हुई थी। तो बहुत देर के बाद मैं ठीक हुआ। और मुझे सांस चढ़ती नहीं। प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था, वहाँ के मास्टर जी भी मुझे ड्रिल करने नहीं देते थे। कहते मैंने तुझे ड्रिल करानी है, पहले तो मेरे पास आ, सुबह शाम मेरे पास आ, या एक टाइम भी आ, मैं कुछ एक्सरसाइजें कराऊंगा, उसके बाद आपको ड्रिल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप कमज़ोर ही रहोगे। फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसे ऐसे व्यायाम दिखाया कि जिससे मेरी वो चेस्ट ठीक हो, मैं हेल्दी हो गया। फिर वहाँ ही वो मुझे कुश्ती के कराने लगे अच्छा। दूसरे लड़कों से। पहले पहले तो वो मैं गिर जाने लगा, हारने लगा मैं। बाद में जब मुझे थोड़ा बहुत अनुभव आ गया, तो फिर तो मैं पास बन गया थोड़ा। मतलब आपने कुश्ती वगैरह की है। तो ये कारपेंटर और मैसन वगैरह, ये इसका शौक कैसे आया आपको? इस साइड आप क्यों लगे? देखिए, दो बातें हैं। एक होती है दिलचस्पी, इंटरेस्ट, तो दूसरा होता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कभी कभी इंसान को ज़रूरत पड़ती है सब कुछ करने की। यही मकान जिसमें मैं बैठा हूँ, ये आपके पिताजी को इसका पूरा पता है। मैंने सोचा मैं मकान बनाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो कि मैं पूरा काम करा सकूँ मजदूरी से। सोचा मैंने, मुझे पिताजी ने थोड़ा बहुत कारपेंटरी का काम सिखाया है। तो उन्होंने कोई वो पेशावर नहीं थे, मैं अपना काम खुद ही करते। सामान उन्हीं का था लाया हुआ, कुछ मैंने और बनाया। तो फिर मैं खुद ही काम करने लगा। अपने मकान की किताबें मैंने खुद बनाई, उसकी गोलियाँ खोलियाँ, दरवाजे गाँव वाले सब देखने लगे आकर, मुझे शाबाशी देने लगे। आपके पिताजी ने भी मुझे बहुत सराहा। तो फिर यार मैं नॉन मकान तो क्यों बना, तो यहाँ बनाऊँगा। तो वो छुट्टी काट कर जा रहे थे, तो उसने मुझे लकड़ी दिखा दी। तुमने कहा तुमने मेरा काम छूटा। तो पहले मैंने उनका मकान पड़ा, फिर दूसरों से यहाँ तक कि पूरा गाँव मेरे पीछे पड़ गया। बस वहीं से फिर छुट्टी के टाइम में काम करता था, 4 बजे के बाद रात को मैं काम करता था। आज बिजली है, तब बिजली नहीं थी, लालटेन जला कर मैं रात को काम करता था। तब तो उस समय तो हमारे यहाँ लाइट का कुछ नहीं, था। तब नहीं, उसके बाद में। तो अब हम अपने पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी बातें आपके साथ की, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारी नई चीज़ें हमें सुनने को मिली जो हमें अभी तक पता नहीं था। पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए मेरा
का ये प्रश्न रहेगा कि देखिए अभी समाज के अंदर नशा बहुत फैल रहा है, हमारे युवा लोग जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स को, आज की जो यंग जनरेशन को, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब जब भी हम गांव वाले इकट्ठे मिलते रहते हैं, मेरा यही प्रश्न होता था तब कि अपने समाज को सुधारने का प्रयास करो, अपनी जनरेशन जो आपकी औलाद उनको कंट्रोल में रखो। तो जिसने ये माना तो वो ठीक ही कामयाबी रहे, जिन्होंने नहीं माना, जिन्होंने लापरवाही की, तो आज भुगत रहे हैं सब। अभी ऐसा है कि मतलब बाहर जब भी मतलब सोसाइटी में क्या है कि मतलब ड्रग्स वगैरह काफ़ी फैल चुका है। अभी लोग न चाहकर भी कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो इसका शिकार होते हैं, जबकि ड्रग्स में कोई भी जाना नहीं चाहता है। हर आदमी जो है अच्छी तरीके से रहना चाहता है, परंतु किसी न किसी वजह से वो कुछ न कुछ उनकी गलती की वजह से वो ऐसे कार्यों में पड़ते हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की यंग देखिए, जनरेशन? सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है अपने अपनी आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दें कि संग की अच्छी रखो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की भी कुछ इच्छा होनी चाहिए, खुद भी अपने प्रयास में अच्छे होने चाहिए कि अच्छी संगति मिल जाए। मुझे याद है, मुझे भी तम्बाकू पीने का न या सिगरेट पीने का की आदत पड़ गई थी। जब भी मुझे सिगरेट पीने का वो नशा आ जाता था तो एकदम मैं घर से बाहर भाग जाता था। पिताजी ने चालाक थे तो वो वापस आया जाता, मैं तो आया गिरदावरी लगा था, ऐसा कहते मुझे शर्म आती। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया, कम करते 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 फिर मैं अध्यात्म में जुड़ गया। फिर मैं फिर मचेल माता की यात्रा में हिस्सादारी मिली मुझे, वहाँ का मेंबर बन गया मैं। फिर ठाकर साहब के साथ उठना बैठना, ठाकर साहब हमेशा जब भी हमारी कोई मीटिंग होती तो अपने सामने बिठाते थे। उनको मेरे साथ मेरी बातों से बहुत प्रेम था। मैं मुझसे ज़बरदस्ती बातें करवाते थे, हर बात के बारे में पहले मुझसे पूछते थे। अभी जैसे मतलब ड्रग्स पर ही हम आएंगे। नशा तो काफ़ी फैला हुआ है, जैसे समाज के अंदर देखने को भी मिलता है। बहुत सारे अच्छे घरों के बच्चे, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी इसमें लिप्त हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि इसमें अपने परिवार या समाज का क्या सहयोग हो सकता है इसको मिटाने के लिए? सबसे पहले हर इंसान को अपने आप को बनाना है, सुधारना है। अगर मैं ठीक हूँ, मैं अपने बच्चों पर भी अपना प्रश्न डाल सकता हूँ। अगर मैं सिगरेट पीऊँगा, शराब पीऊँगा, मैं बच्चों को डांट नहीं सकता। सबसे पहले वो भगवान राम को जब सीता का त्याग करना था तो वो बहुत दुखी हो गए। जब उस पर कोई लांछन लगाया गया माता सीता पर तो वो बहुत परेशान था। उसको भविष्यवाणी हुई थी एक राजा को प्रजा की सुख शांति के लिए अपनी सुख शांति का बलिदान देना पड़ता है। तो अगर हमारा समाज को सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है। अगर मैं नशा नहीं करूँगा, मेरे बच्चे भी नहीं नशा करेंगे। मैं उनको डांट सकता हूँ, वो डरेंगे मुझसे। तो अभी जैसे ये ड्रग्स पर ही अभी हम आगे बात करेंगे। जैसे अभी सरकार द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको लोगों लड़कों को, यंग जनरेशन को अलग अलग जगहों पे ये चीज़ें समझाई जाती हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई आपको ड्रग्स में आपके क्या नुकसान हैं वगैरह। तो क्या सरकार जो है मतलब सरकार द्वारा चलाए गए अभियान काफ़ी हैं कि समाज के हर वर्ग के हर इंसान को जो है इस पे और सोचने की ज़रूरत है? वो सरकार का जो भी प्लान होता है वो सही होता है, लेकिन हमें उसको अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरकार ने जो नीतियाँ बनाई है उन नीतियों पे खरा उतरना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम वहीं फंस जाते हैं अपनी गलतियों में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हमने देखा कि अपने समाज के अंदर सुसाइड का भी बहुत, मतलब आत्महत्या भी लोग बहुत कर रहे हैं। आत्महत्या भी देखें, यंग लड़के जो हैं, पढ़े लिखे, अच्छे समझदार, अच्छे घरों के लोग भी अभी मतलब
जबकि वो इस हर तरीके से वो संपन्न है। लोग घर में उनको कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है, लेकिन तब भी हमें देखने को मिलता है कि अच्छी यंग जनरेशन जो है वो मतलब सुसाइड कर रही हैं। इसको मतलब आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे अपना अनुभव है कि आज का जो हमारा खाना पीना जो है वो अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के विरुद्ध। हम जिस ज़माने पे पले हुए हैं वो ज़माना बहुत सीधा साधा था, और हमारी डाइट भी लोकल डाइट थी। हम खरीद कर नहीं खाते थे, यही जौ खाते थे, गुंदम खाते थे, मक्की खाते थे, ज़्यादातर जौ ही हम खाते थे, इस्तेमाल करते थे। तो ये चाय, आजकल लिप्टन चाय, कॉफ़ी, ये चाय वो नहीं खाता, सिर्फ ही सारी देसी चाय ये बहुत कम पीते थे। तो इस हिसाब से हमारी अंदर वो बर्दाश्त का मादा बन जाता था, सहन शक्ति बन जाती थी। पेशेंस पैशन, पहले पेशेंस था, हाँ। आज खुराक इस तरीके की है कि लोगों के अंदर पेशेंस मुझे नहीं है। अपना अनुभव दिया है कि आज की देखो हम भी मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे, कोई शरारत करते थे या कुछ गलत करते थे तो घर वाले हमें डांटते थे। हम कुछ देर घर से थोड़ा सा दूर होके या रोते वगैरह थे तो घर परिवार में वापस आ जाते थे। लेकिन आज ये देखा गया है कि अगर आप बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा डांटेंगे भी तो वो भी मतलब गलत स्टेप उठाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि आजकल की जो हमारा जो खान पान है और बाकी चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत हैं, जिस वजह से भी हमारे अंदर यंग जनरेशन के अंदर वो पेशेंस नहीं है। वो परिवार वाले अगर ज़्यादा समझाएंगे वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, हमें भी बहुत डांट मिलती थी, हमें मार पड़ती थी, बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी हमारी। पिताजी भी मारते थे, स्कूल में भी मार पड़ती थी। हमने कभी नहीं सोचा मैं सुसाइड करूँ। मेरे साथ जो और पढ़ते थे उन्होंने कभी नहीं, ये हमने सुना ही नहीं था कभी सुसाइड नाम की क्या चीज़ है। और ये आजकल ही सब हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खुराक की बदौलत और माता पिता की वो कुछ अपनी कमजोरियां हैं जिन वजह से आज ऐसे मानते हैं। हमारे बुजुर्ग, हमने कभी नहीं देखा अपने बुजुर्गों को शराब पीते, कभी नहीं पीते, लेकिन तो हम भी देती थी, हम भी इस चीज़ से दूर रहते थे। अगर कहीं गलती से कर पी भी जाते तो फिर हम उनके नज़दीक जाने से डरते थे, जाते ही नहीं थे नज़दीक जब तक नहीं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ, बहुत ऐसा कम ही हुआ। कहीं शादी वगैरह में हो जाता था गलती से कभी, अदरवाइज हम इस चीज़ के विरुद्ध। और मैं आज दावे से कहूँगा कि आज के लड़के जो हैं सोसाइटी की वजह से खराब हो गए। और सबसे बड़ी बीमारी आज वो निकली है, वो ये है मोबाइल, जिसका उपयोग आप आज की जनरेशन बहुत गलत तरीके से कर रही है। कोई रात भर, पूरी रात भर 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक जागे रहते, देखते पता नहीं क्या देखते। आज तो बच्चा पैदा होता है तो 2-3 महीने का ही होता है तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया माँ जाता खुद है। भी उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो मोबाइल पकड़ के वो भी डिस्टर्ब नहीं करता है, तंग नहीं करता है माता को, वो भी अपना काम करेगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उनको बहुत सारी गलत चीज़ें भी वहाँ पर आती हैं। अच्छी चीज़ें भी मोबाइल से लोग जो इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं लोग तो वो बड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसका जो ड्रॉबैक्स हैं उनकी साइड जाके वो गलत चीज़ें भी सीखते हैं। तो जिन वजह से हमें बहुत सारी गलत चीज़ें जो है समाज में देखने को मिलती हैं। तो अभी आप जैसे हमारे जो यंग जनरेशन है, क्या आप मुझे कोई सी 3 ऐसी बातें बताएंगे जो हर एक इंसान को अपने जीवन में ढालनी चाहिए और मतलब होनी चाहिए उसके अंदर? 3 चीज़ कौन सी ऐसी मेन 3 चीज़ें जिनको उसको अपने एक इंसान को अपने अंदर डालना है? सबसे पहले आज के जनरेशन को मैं यही बताना चाहूँगा कि हमेशा सच बोलो, हमेशा भगवान पर विश्वास करो और मेहनत करो। बस ये 3 चीज़ें, यही बुनियाद एक अच्छे जीवन
बिताने के लिए सबसे पहली बुनियाद है सच बोलो, सादा ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी जैसी भी हो वैसी जियो जैसे, लेकिन सच बोलो और भगवान पर भरोसा करो, पूजा पाठ करो बस। जी, एक चीज़ मुझे और याद आई कि जैसे अपने गांव में पहले ड्रामा लगता था यहाँ पर, अपने रामायण दिखाई जाती थी। तब हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, फिर शायद मिलिटेंसी की वजह से वो बंद हुआ और उसके बाद अभी तक बंद ही है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें गांव के अंदर मुझे लगता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तो लोगों को स्टोरी का भी पता चलता है, तो मतलब एक अच्छे अच्छे मतलब समाज जो है अच्छे साइड के लिए अपना जो है समय देता है। तो इस पर मुझे लगता है आप इस पर कुछ बताएंगे, क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ प्लान हम बना सकते हैं या फिर अब हमें उसको भूल ही जाना पड़ेगा। देखिए साथ रहा था वो था कि अपने बचपन से लेकर आज तक अपने बारे में आपने बताना, तो उसको आपने बिल्कुल शॉर्ट में हमें बताया। मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे स्टेज बाय स्टेज, आपको कैसे शास्त्र में क्यों इंटरेस्ट आया, आपको ये कारपेंटर वाला काम क्यों करना पड़ा, आप एजुकेशन में आप टीचर भी थे, बचपन में आपको किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा। और इस तरीके से हम चाहते हैं कि आप फुल आई क्या हमें भी एक एक्सपीरियंस हो कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को जिया हुआ है, तो उस पर अगर आप रोशनी डालना चाहेंगे। देखिए मैंने कॉलेज इसलिए किया कि आपका टाइम ज़्यादा न ज़ाया हो जाए। अगर मैं बोलने बैठूँ तो बहुत टाइम की ज़रूरत है, लेकिन उतना आपके पास भी टाइम नहीं है, तो चलो बता ही दूंगा थोड़ा थोड़ा। 14 साल मेरी उम्र थी जब मेरी माँ का साया मेरे सर से लग गया। पिताजी ने और शादी की, फिर और आयाल बढ़ गया, मेरी 2 बहनें छोटी छोटी रह गई, तो उनका पालन पोषण भी करना था। और भी 2 भाई पैदा हुए, 3 पैदा हुए, जिनमें से एक नहीं रहा और 2 अभी भी। एक तो कविराज जी को जानते ही हैं आप, अब रिटायर हो गया, वो भी एजुकेशन में। दूसरा ज़मींदारी करता है, तो बहुत लंबा चौड़ा आयाल बन गया। फिर घर के अखराजात जब बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो इंसान को ये सोचना पड़ता है कि मैं कैसे कौन सा साधन जुटाऊँ कि मेरा इस घर को चलाऊँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत पहले तो अपने मकान पर ध्यान दिया, फिर उसके बाद फिर मैं बाहर की मजदूरी करने लगा। फर्नीचर बनाता था, बेचता था, किसी के मकान बनाता था, और टाइम में काम करता था, छुट्टियों में काम करता था, रात दिन मेहनत करता था। और कुछ ऊपर वाले का भी हाथ था, मेरे हाथ से जो भी चीज़ बनी है वो आज भी सामने है, अच्छी है सब। तो उसके बाद फिर जब मेरी हालत कुछ कमज़ोर हो गई, मैं जिस्मानी तौर में कमज़ोर होने लगा, तो मैंने सोचा पहले तो मैं क्या हथौड़े का मजदूर था, मैं कलम का मजदूर बन गया, लेकिन चुप नहीं बैठूँगा, हार नहीं मानूंगा। तो फिर मैंने ज्योतिष का सहारा लिया। ये जन्म पत्र छोटे छोटे मैं बनाता था पहले से ही। पंडित दीनानाथ जोशी के साथ मेरा अच्छा राब्ता था, उठना बैठना था, वो जाकर उनके पाँव दबाना, उनके बाजू में उनको दबाना, फिर उधर देखना, चोरी से चोरी करके तो मैंने वो थोड़ा बहुत उनसे सीखा। तो फिर मैं जब टेप बनाता था तो उनके सुपुत्र श्री चोनेलाल जी जो अब नहीं रहे, वो भी हेडमास्टर रिटायर हुए, उनको मैं बहुत, मेरे साथ बहुत प्यार था। एक दफ़ा उन्होंने कहा सामेराज तेरे में बने हुए टेप आते हैं मेरे पास, मैं शादियाँ देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी भी होती है, तेरी अटैम्प्ट अच्छी है, तो आ मेरे पास, मैं तुझे 1 महीने में ज्योतिषी बना दूँगा। तो मैं कुछ टाल मटोल करने लगा, आकर एक दिन मुझे मानना पड़ा, फिर सीखा मैंने। और बाकी उन्होंने कहा था 1 महीने, मैंने 1 हफ्ते के बाद टिपला बनाया, वो टिपला अभी भी मेरे पास मौजूद है, अपनी पोती का टिपला बनाया मैंने सब। तो फिर बढ़ता गया, तो फिर वो इतने खुश हो गए मुझ पर कि वो उन्होंने मुझे शादी की किताबें दे दी, अभी भी हैं 1-2 किताबें मेरे पास।
तो भाई ये इनको पाल तो मैं अपनी जजमानी पूरी तुझे दे दूँगा। लेकिन अफसोस कि मैं वो पढ़ नहीं, मुझे याद नहीं रहने लगा। पढ़ता था मैं मगर याद नहीं रहता, जिस वजह से मैं रोहिताई का काम नहीं कर सके, लेकिन ज्योतिष का काम तब भी करता था, आज भी कर रहा हूँ। तो अच्छा, अभी जैसे हमें सुनने में आया है कि ये हिंदी तो आप जानते ही हैं, संस्कृत के भी आप अच्छे ज्ञाता हैं, क्योंकि आप ये, धर्म शास्त्रों का अध्ययन आपने किया है। परंतु एक चीज़ और भी हमने सुनी है कि आप उर्दू भी अच्छा जानते हैं। इतना टैलेंट तो बहुत कम लोगों में देखने में मिलता है जिसको हिंदी का भी पूरा नॉलेज हो। अगर इंग्लिश की बात करें तो आप इंग्लिश भी अच्छा जानते हैं, और अगर आप संस्कृत की बात करें हम तो संस्कृत भी आप अच्छा जानते हैं, और उर्दू भी। आजकल के बच्चों को तो एक लैंग्वेज सीखने में परेशानी आ रही है, वहीं आप अपनी गरीबी में पले हुए बड़े होने के बावजूद भी आप चार लैंग्वेजों में आपके पास महारत है। आप उर्दू को भी अच्छे से जानते हैं। उर्दू में भी हमने सुना है कि आपने बहुत गज़ल वगैरह लिखी हुई हैं, तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए वह वक्त की बातें हैं। जैसा वक्त मेरे सामने आया मैंने वैसे उसी तरह उसको अपने सांचे में ढाला है। शेर व शायरी मैंने रामबन जब मेरी ड्यूटी थी वहाँ मैं बेकार था, वहाँ काम धंधा नहीं था, कुछ सिर्फ लिखता था। और जो कुछ भी मैंने गज़लें लिखी हैं, कुछ गज़लें लिखी हैं, कुछ रुबाइयाँ लिखी हैं, और कुछ कित्ते लिखे हैं, कुछ मरसिए भी लिखे हैं। तो कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, वो भी सुनेंगे जो आप बता रहे हैं गज़लें वगैरह, कुछ भी 2 लाइनें हमारे व्यूअर्स भी सुनेंगे। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी ईश्वर साहब को उस वक़्त, उन्होंने मेरा से कुछ हाल पूछा था, तो मैंने सोचा मैं क्या अपनी तरक्की क्या दिखाऊंगा उनको, तो मैंने एक गज़ल लिखी थी। तो गज़लों का मेरे पास अंबार है, जब भी आपको मौका मिले तब आकर सुनते जाइए, मैं पढ़ता जाऊंगा। तो एक गज़ल बता दूंगा, पता नहीं याद पूरी है या नहीं है। अहो फुगा में गुजर चुके दिन, मगफूर मंजर नज़र न आया, कभी ये चश्मे थी आब दीदा, अब कुछ कोई तो सब्र न आया। कभी न तस्की मिली इस दिल को, आहिस्तगी का मंजर न आया, न एहतराक है न दिल को ताक है, दिल सोज इंसान नजर न आया। कोई मुहिब जो दिल खवा हो, इस राह गुजर से गुजर न पाया, जिसको भी देखा बेदर्द पाया, पर दर्द हमरा नजर न आया। सुस्ती में ही वक्त गुजर चुका, पर मस्ती का मंजर नजर न आया, फिर भी गनीमत की दिन गुजरते हैं, जह किस्मत नजर न आया। देखिए कितना कितना आनंद आ रहा है कि भाई आपने मतलब ये आपका खुद का लिखा हुआ है ना ये। बिल्कुल। तो आप देखिए मतलब कितना टैलेंट है आपके अंदर। और भी अगर आपके पास आप बहुत बताया कि रुबाई वगैरह कुछ, अगर कुछ और भी आप सुनाए, बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे व्यूअर्स को भी मौका मिलेगा सुनने के लिए। तो अगर आप कुछ और भी है आपके पास आपके पिटारे में, तो अगर आप बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, हमारे व्यूअर्स को भी खुशी होगी। खस्ता हाल होता है लालचदार, बागबां गर ना इल्तफा हो, गूंज उठती है वहाँ बेपर्दादारी, बरपा जहाँ अहो खुदा हो। देखिए मुझे आपको सल्यूट करने का मन कर रहा है। ऐसे टैलेंटेड लोग जिस गांव में, जिस परिवार में, जिस शहर में हों, ये खुशकिस्मत लोग ही वहाँ के होते हैं जिनको आप जैसे लोग मिलते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हम आपके परिवार के हिस्सा हैं, और आपसे हमें बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली, काफ़ी अच्छा लगा। आने वाले समय में हम दोबारा कोशिश करेंगे आपके साथ। आप सब कुछ तो हम आज आपसे जल्दी में पूछ नहीं पाए, लेकिन परंतु हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार हम दोबारा आपके साथ मिलेंगे। जब और भी आपके आप, मैं बीच में बात काटूंगा, जब भी आप मुझसे शायरी के बारे में पूछना चाहेंगे तो सबसे पहले मुझे कहें आप कि मैं किताब लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊं, और जितना आप सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा। आप दिमाग इतना नहीं है कि मैं आपको ज़बानी सुनाऊंगा। नहीं, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ जुड़े। हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आप जैसे महानुभावों का आशीर्वाद आज के नए युग के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसी आशा के साथ आपसे अपनी वाणी को विराम देते हैं।
नमस्कार।